हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक नए टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मान के चलिए कि ये अर्थव्यवस्था का सबसे आधारभूत स्तंभ वाला चैप्टर है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रोथ और नेशनल इनकम के, यानी कि आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय। ये मैंने टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो इसमें हम लोग चार पांच मुद्दों को विशेष तौर पर ध्यान देंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास। मानव विकास और उसके साथ में जो अन्य जो चार चैप्टर हैं इसके साथ में, वो है आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ, विकास, समावेशी विकास और सतत विकास। ये इसके जुड़े हुए सारे के सारे मुद्दे हैं। तो आज इस चैप्टर में हम मानव विकास की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जरूरत है। आर्थिक समृद्धि, विकास, समावेशी विकास और सतत विकास, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी मुद्दों को समझने की कोशिश की जाएगी। बात आती है कि इसके अलावा इसमें और क्या क्या होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम ग्रोथ की, आर्थिक समृद्धि की, विकास की बात करेंगे तो इसी में आपकी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बाजार मूल्य, स्थिर मूल्य, ठीक है ना। ये सारे के सारे मुद्दे, जीवीए, ये सभी इसमें शामिल होंगे। प्लस विकास में देखा जाए तो मानव विकास रिपोर्ट और विभिन्न प्रकार की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी रिपोर्ट होती हैं मानव विकास से संबंधित, वो सभी इसमें देखेंगे। प्लस समावेशी विकास, यानी कि ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करके चलते हैं, उसको भी देखेंगे। और सतत विकास, यानी कि पर्यावरण संबंधी, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इसमें इसके सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहला मुद्दा है मानव विकास। मैं पहले थोड़ा सा मानव विकास के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं आगे अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। मानव विकास क्या है या अर्थव्यवस्था में इसका मुद्दा क्यों है, देखा जाए तो दोस्तों, मानव विकास जो है एक सामाजिक अवधारणा है। भाई, समाज में मनुष्य रहता है और उसके विकास की बात करना समाज का एक हिस्सा है। लेकिन वो विकास क्या आर्थिक गतिविधियों के बिना संभव है? नहीं। इसीलिए इसको हम, मानव विकास को, आर्थिक गतिविधियों में शामिल करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में शामिल करते हैं, ठीक है ना। और किसी भी अर्थव्यवस्था का, आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? चाहे देखिए परिवार में हो, चाहे समाज में हो और चाहे देश में, आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का उद्देश्य ही यही होता है कि उसके माध्यम से हम चार पैसे कमाएं और चार पैसे से हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, जो रहने वाले लोग हैं उन सब का विकास करें। क्योंकि बिना आर्थिक गतिविधियों के, बिना आर्थिक संसाधनों के हम लोगों का विकास संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मानव विकास की अवधारणा अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि सरकार से पूछा जाए आप क्या करना चाहते हैं, तो वो भी यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, देश के लोगों का विकास, यानी कि मानव का विकास, ठीक है ना। तो चलिए, मानव विकास की परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो एक लाइन में समझ लीजिए, मानव विकास का अर्थ है मानव जीवन के सभी आधारभूत पहलुओं, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विकास करना, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट करना, यानी हर एंगल से उसका विकास करना ही मानव विकास कहलाता है। सामाजिक विकास में देखा जाए तो क्या शामिल होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, आवास, ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिससे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है। प्लस उसको समानता का दर्जा भी दिया जाए, समानता के साथ में, यानी कि बराबरी के साथ, यानी इक्वलिटी। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो
समान वितरण हो और इन सभी चीजों में, तो समाज का विकास होगा। आर्थिक विकास में होता है कि अर्थव्यवस्था में उसकी सक्रिय भागीदारी हो, यानी कि रोजगार मिले और वो काम कर सके, 4 पैसे कमाए और उनमें से 1 पैसा देश के विकास में और तमाम सारी चीजों में उपयोग में लाए। ऐसा ना हो कि केवल हम उसको संसाधन उपलब्ध कराएं और उसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। आर्थिक विकास में हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि वो बाजार से 4 चीजें खरीद सके, जिससे कि विभिन्न प्रकार के टैक्स दे करके या अपनी बचत करके देश के विकास में अपना योगदान दे। राजनीतिक विकास का मतलब होता है लोगों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण समानता के दृष्टिकोण के साथ, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अगर ये लोगों के पास नहीं है तो फिर विकास का उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो समाज में सरकार के बनाने में या उसके अपने प्रतिनिधियों को चुनने में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। जब तक उसके प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक उसका विकास भी संभव नहीं होगा जो उसके हितों की बात कर सके। और वैज्ञानिक विकास मतलब उसकी सोच और उसके विचार को पनपने, यानी कि उसको विकसित होने का मौका मिलना, यानी कि उसके जो थॉट हैं उनको डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने का एक मौका तो मिले, तभी उसका वैज्ञानिक विकास होगा। अगर उसके किसी भी विचार को आप विकसित होने से पहले ही रोक देंगे तो सोचिए उसकी क्षमता का विकास हो पाएगा। इतने सालों तक, हजारों सालों तक महिलाओं को हमने घर में रखा, SC ST लोगों को हमने प्रशासन ने अन्य व्यवस्थाओं में शामिल नहीं किया, इसीलिए उनकी जो सोच है उतनी तेजी से नहीं विकसित हो पाई, क्योंकि उसको विकसित होने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए वो मानव विकास की श्रेणी में नहीं आ पाए। आज उनको हम शामिल कर रहे हैं। इसीलिए मानव विकास का एक पहलू है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समाज में सभी वर्गों को शामिल करना विकास की धारा में, जो अब तक शामिल नहीं हुए। इसीलिए वो पहलू सामने आता है। अर्थात मानव विकास का संपूर्ण विकास, यानी मानव को एक पूंजी के रूप में और एक संसाधन के रूप में विकसित करना, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स और उसके माध्यम से ज्ञान अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ना, यानी कि ह्यूमन बीइंग को क्या बनाना, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन बनाना, या ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी बनाना। सोचिएगा, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को मानव संसाधन या मानव पूंजी का निर्माण करना, यह है हमारा मानव विकास। और यह होगा कैसे, ये ध्यान रखना, जब अकुशल, अनस्किल्ड मानव संसाधन को हम स्किल्ड यानी कि कौशल युक्त मानव श्रम में बदलते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये जो रिसोर्स डेवलप होता है उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जब हम इस मानव संसाधन को या मानव पूंजी का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में जब उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन। ओके, कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है और या मानव संसाधन विकास क्या है। बात समझ में आ गई। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव संसाधन विकास, और बना हुआ जो रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, और जब उसका उपयोग करते हैं तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है, HRM, HRD, HR या HC। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जब मानव संसाधन का विकास करते हैं उस पर किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जरूरत पड़ती है ज्ञान की, नॉलेज। ध्यान रखना, यानी कि हम अकुशल श्रम को, अकुशल मानव को हम ज्ञान देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और उसके माध्यम से उसको ट्रेंड करते हैं, यानी ज्ञान दिया जाता है। तो कुशल जो श्रम है वो कैसा है, ज्ञान युक्त,
नॉलेज बेस्ड रिसोर्स है, उसके पास एक स्किल है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, ज्ञानयुक्त है, यानी कि उसको हमने ज्ञान दे दिया है। और उसके बाद यही मानव पूंजी इस ज्ञान का उपयोग करता है और उसके माध्यम से जो अर्थव्यवस्था बनती है वो क्या कहलाती है? नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान अर्थव्यवस्था। और इसके माध्यम से जो समाज बनता है वो कैसा बनता है? नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज। इसीलिए ज्ञान अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में ज्ञान एक उपकरण और उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है और इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए करते हैं। अब जिसके पास जितना अच्छा ज्ञान होगा, जितनी अच्छी स्किल होगी, वह उतना ही अच्छा अर्थव्यवस्था में योगदान देगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, उतना ज्यादा विकास कर पाएगा और समाज भी उतना ही विकसित होगा। ओके, तो ये है आपका कंसेप्ट। तो नॉलेज इकोनॉमी समझ में आ गई। नॉलेज इकोनॉमी यानी कि कुशल मानव श्रम युक्त, उसके माध्यम से संचालित अर्थव्यवस्था, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान अर्थव्यवस्था। अब बात आती है, मैं यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझ लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। अब ये होता कैसे? अवधारणा क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये होता कैसे है, किस तरीके से होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझाऊंगा आपको डिटेल में। ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट ये एक हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है, यानी कि मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है ये। और ये इसकी अवधारणा चार चीजों से जुड़ी हुई है। ये रहे, ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। ये चार अवधारणाएं इससे कनेक्टेड हैं और ये आपस में भी कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखना, ये कैसे जुड़ी हुई है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझ लीजिए, आर्थिक समृद्धि। अभी मैं डिटेल में एक एक करके सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं हर तरीके से, करंट से लेकर के सारी चीजों तक के। ध्यान रखना, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं, एक एक टॉपिक जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं सभी टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। ठीक है ना? आर्थिक समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है आर्थिक रूप से, यानी कि पैसे में, मुद्रा में हमारे घर में वृद्धि होना, यानी कि चार पैसे ज्यादा आना। आर्थिक समृद्धि यानी कि नंबर्स में, काउंटिंग में उसकी संख्या का बढ़ना, इंक्रीज द नंबर्स ऑफ करेंसी या मनी। जब संख्या बढ़ती है, संख्यात्मक अवधारणा है समृद्धि, मतलब जब हमारे घर में पैसा ज्यादा आता है, पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा पैसा आया, इसका मतलब हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना? यानी कि चार पैसे जब ज्यादा आते हैं, यानी कि ये चार पैसे कब ज्यादा आएंगे? जब ज्यादा उत्पादन होगा, यानी कि मनी, ज्यादा प्रोडक्शन, यानी किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन जब ज्यादा होगा तभी चार पैसे ज्यादा आएंगे। ग्रोथ उसी को कहा जाता है, यानी कि ज्यादा पैसे, ज्यादा मुद्रा, ज्यादा संसाधन। ठीक है ना? जितना ज्यादा पैसे आएंगे मानव विकास उतना ही होगा। समझिए, यानी कि जितना ज्यादा आपके घर में पैसा आएगा, आप अपने घर को अच्छा बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले पाएंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। यानी कि ग्रोथ से ही जुड़ी हुई है अवधारणा विकास की। तो ग्रोथ है एक आपकी संख्यात्मक, है ना, न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी जो पैसे की वृद्धि को दर्शाती है। और ये डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये विकास जो है उसकी गुणात्मक अवधारणा है, क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजी है। गुणात्मक अवधारणा ये कैसी है? संख्यात्मक या परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, और ये क्वालिटेटिव। ध्यान रखना, तो ये क्वांटिटी को बढ़ा रही है, ये क्वालिटी को। यानी ज्यादा पैसा आएगा
तो हमारी जो गुणवत्ता है जीवन की, जीवन स्तर की, अच्छा घर, अच्छे मकान, अच्छे संसाधन, अच्छा रहन सहन, अच्छा पानी, अच्छा आवास, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी। तो ग्रोथ से डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है, यानी जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा डेवलपमेंट, अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो तो। और जितना ज्यादा सोचिएगा मनुष्य गुणात्मक रूप से मजबूत होगा, उतना ही अच्छा वो काम कर पाएगा। आए दिन आप बीमार रहेंगे, अच्छे वातावरण में नहीं रहेंगे, तो आपकी अच्छी सोच विकसित नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए एरो दोनों तरफ है। यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है और डेवलपमेंट ग्रोथ को। हम जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे, जितने ज्यादा स्वस्थ होंगे, जितने अच्छे वातावरण में होंगे, हम ग्रोथ को उतना अच्छा आगे ले जा पाएंगे। वरना आपके साथ परेशानी हो, पैसे ना हो, दिमाग चला करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पैसे ना हो, कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, फिर लगता है यार शाम को खाना में क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, कहाँ दिखाएंगे, सरकारी अस्पताल में दिखाएंगे, वहां इतनी भीड़ पड़ी हुई है कि वहां लाइन लगाते लगाते 3 दिन लग जाएंगे। बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए अगर ग्रोथ अच्छी करनी है तो डेवलपमेंट अच्छा करना होगा, डेवलपमेंट अच्छा है करना है तो ग्रोथ अच्छी करनी होगी। इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और ये दोनों हैं तो मानव विकास ही है, अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है, यही तो मानव विकास है। बात आती है गुणात्मक विकास की, इस विकास की। विकास का मतलब अब यहां पर ध्यान रखिएगा, समावेशी विकास और विकास में क्या अंतर है। विकास समाज के एक वर्ग का भी हो सकता है और समाज के सभी वर्गों का भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो विकास का मतलब होना चाहिए समावेशी विकास, यानी विकास की मुख्य धारा में समाज के सभी वर्गों का विकास, इंक्लूसिव ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी वर्गों का विकास। यानी कि यह विकास कैसा होना चाहिए, समाज के सभी वर्ग, विशेषकर वो वर्ग जो अब तक हमारे विकास की धारा से छूट गए थे, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, अपंग, और जो अन्य जो वर्ग थे जो जिसको हम विकास की धारा में शामिल नहीं किए थे, उन सबको शामिल करना है, ध्यान रखना। तब कहलाएगा समावेशी विकास। प्लस ये विकास कैसा होना चाहिए, विकास रोजगार युक्त होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। ऐसा विकास ना हो कि हम खाली सुविधाएं दें तुमको, बाकी कोई काम मत करिए। हम आपको फ्री में मकान, फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में सुविधाएं आपको देते रहे, लेकिन आप कोई काम ना करें, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर, सरकार पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए संसाधन कहां से लाएंगे, कहां से रोज खाना लाके लेकर के आएंगे, कब तक देंगे इनको मुफ्त में। तो क्यों ना इनको रोजगार दे दिया जाए, और रोजगार देने के साथ साथ ये 4 पैसे खुद कमाएंगे, अपनी जरूरतें खुद पूरी करेंगे, उसमें से 1 पैसा बचत भी करेंगे, सरकार को टैक्स भी देंगे और अर्थव्यवस्था में भागीदारी भी करेंगे। ध्यान रखना, विकास हमेशा, ध्यान रखिएगा, वो नहीं होता जो मुफ्त में खा करके मिलता है या मुफ्त में लेकर के मिलता है। ध्यान रखना, विकास वो होता है जिसमें हम कह सकते हैं डिग्निटी के साथ, यानी आत्मसम्मान युक्त, आत्मसम्मान, रेस्पेक्टफुल लाइफ होनी चाहिए, तब कहलाता है। यही हमारा फंडामेंटल राइट। अब मुझसे कहा जाए कि आप मुफ्त में सारी चीजें ले लीजिए, या आपसे कहा जाए मुफ्त में सारी चीजें जिंदगी भर हम आपको खिलाएंगे, आप रहना पसंद करेंगे? बोले नहीं। बोले हमको काम दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे, हम क्यों बोझ बने, हमारा अपना आत्मसम्मान है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको मनुष्य बना के पैदा किया, हम अन्य जानवरों की तरह नहीं है, हम क्रिएटिव हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमको वो करना चाहिए, करने का मौका देना सरकार का काम है। हमें मौका चाहिए, इसलिए हमें क्या चाहिए, रोजगार, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। इसीलिए ये एक नई अवधारणा उभर के सामने आई, ये भी मानव विकास से संबंधित। मानव विकास का मतलब सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, यही है। अब सोचिए कि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों को रोजगार देना, इनको संसाधन उपलब्ध कराना, सोचिए तो इसके लिए कितने सारे संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा।
इतने सारे लोग सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पर्यावरण का क्या होगा। इसीलिए आगे चलकर अवधारणा इसमें शामिल हुई कि बिना पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण, इको फ्रेंड, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन प्लस संसाधनों का सही उपयोग का समुचित दोहन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इन दोनों को लेकर के करेंगे तभी जाकर के हम समावेशी विकास कर सकते हैं। यानी कि सभी को रोजगार देना है, सभी को साधन देने हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण भी करना है और संसाधनों का सही उपयोग भी करना है। क्यों? अगर ये नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों बाद आपकी पूरी ग्रीनरी, पूरा एनवायरमेंट सब बदल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास कहां से बचेगा? जब ये नहीं बचेगा, सोचिएगा, संसाधन नहीं बचेंगे, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो सोचिए आगे वाली पीढ़ी के लिए ग्रोथ मिल पाएगी? आगे वाली पीढ़ी का मानव विकास हो पाएगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता। इसलिए सतत विकास भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11th 5 ईयर प्लान में इसको शामिल किया गया और उसके बाद तुरंत ही इसे 12th 5 ईयर प्लान में इसको शामिल किया कि बिना सतत विकास के समावेशी विकास संभव नहीं है। यही मेंस का क्वेश्चन बनता है, क्या आपको लगता है कि सतत विकास के बिना समावेशी विकास संभव है? नहीं, यह क्वेश्चन बनता है, यही समझना है। ओके दोस्तों, तो ये सतत विकास की अवधारणा, वो समावेशी विकास की अवधारणा हमने 11th 5 ईयर प्लान में अपनाई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसे हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इन पॉइंट को आप ध्यान रख लिए, यहां से आपका कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बचेगा नहीं। और पर्यावरण संरक्षण नहीं है, पर्यावरण आपकी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, तो समय पर बारिश नहीं होगी, समय पर मौसम अपने अनुसार काम नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी पैदा होता है वो प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा क्वेश्चन मार्क कहां लग जाएगा? मानव विकास पर, यानी आने वाली पीढ़ियां क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ जाती है। इसलिए यह अवधारणा को आपस में समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए, तो समझ में आ गया इन सारी के। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और यहां देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे इसमें क्वेश्चन और बन सकते हैं। चलिए, अब आता है सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और नीचे है आपका आर्थिक विकास। यह एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि हमने एक देश में एक वर्ष में जो कुछ भी वस्तुएं सेवाएं पैदा की, उनको सभी वस्तुओं को हम करेंसी में, मुद्रा में बदल देते हैं और उसको वृद्धि के रूप में शो करते हैं, ग्रोथ के रूप में। पिछले साल से कंपेयर करते हैं, ये रहे अलग अलग साल के टारगेट्स कि पिछले साल से इस साल हमारी कितनी ग्रोथ हुई है। ध्यान रखिएगा, यह एक संख्यात्मक या अंकगणितीय शब्द है, न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी है, और यह हमेशा प्रतिशत में गणना की जाती है, कितने प्रतिशत की जाती है, और इसकी तुलना हमेशा पिछले साल से होती है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और ध्यान रखना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये इक्वल भी हो सकती है। अगर पिछले साल के बराबर ही है तो बराबर है, भाई पिछले साल 10% थी, इस साल भी 10% ही है, तो बराबर है। पिछले साल 10% थी, इस बार 11% हो गई, तो उसका मतलब ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अगर पिछले साल इतनी थी, 100 थी, इस बार 90 हो गई, तो माइनस में चली गई। भाई पिछले साल हमने 100 रुपए पैदा किए, इस साल 110 रुपए पैदा किए, तो इसका मतलब 10% ग्रोथ हो। पिछले साल 100 किए, इस साल 90 ही किए, इसका मतलब माइनस में 10%, हम लॉस में चले गए। और पिछले साल भी 100 थे और इस साल भी 100 है, 100 to 100 है, इसका मतलब 0% ग्रोथ। ये ग्रोथ, इससे पता चलता है कि हमारे घर में पैसा कितना आ रहा है, हमारे पास कितना आ रहा है। जितना ज्यादा पैसा आएगा
उस पैसे का उपयोग उतना ही ज़्यादा होगा, नए बिजनेस के लिए, नए रिसोर्स के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए, नई सारी चीज़ों के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा आगे ग्रोथ होगा, उतना ही डेवलपमेंट बढ़ेगा। विकास क्या है? मैंने अभी समझाया था, ये गुणात्मक अवधारणा है, यानी क्वालिटी है, जो लोगों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि दर्शाती है। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना अच्छा हो रहा है। जब आर्थिक विकास से प्राप्त लाभ लोगों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है तो उसे विकास कहते हैं। यानी ग्रोथ से जो पैसा पैसा आया हमारे पास, जो 10%, 15%, 20% जो एक्स्ट्रा आया, उसी से हमने मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, उसे हम क्या कहते हैं? विकास। जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा की स्थिति में सुधार, जीवन प्रत्याशा में सुधार, एटसेट्रा। पॉवर्टी एलिविएशन, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशनल डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूव होना, यानी स्वास्थ्य में सुधार होना। ये मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, जीवन प्रत्याशा और इन सब चीजों के बारे में। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखिएगा, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके माध्यम से इसको हम मापन करते हैं या इसके बारे में जानते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता कि कितना परसेंट हमारी शिक्षा में स्थिति सुधार होगा। ये फिर अलग अलग मुद्दों पर इसकी पड़ताल की जाती है, अलग अलग तरीके से इसकी जांच की जाती है, ठीक है ना। और इसकी जांच के लिए आपको पता ही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट निकलती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। वो इसमें बताती है किस किस चीज का कितना कितना विकास हो रहा है। ओके, चलिए अब बात आती है आर्थिक समृद्धि का मापन, हम ग्रोथ को मेजर कैसे करें। पहली बात आती है कि मापन की जरूरत क्यों है, फिर मापन के तरीके क्या क्या है, किन किन चीजों के माध्यम से हो सकता है। देखिए, माप की आवश्यकता इसलिए है कि ग्रोथ जो हमारी हो रही है उससे हमें सेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। सेक्टर्स, क्षेत्रकों की तुलना, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब किस क्षेत्र में कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसकी अगर पता ना चले तो हम किस क्षेत्र में हमको और आगे बढ़ सकते हैं, कितना आगे नहीं बढ़ सकते, कहां पर क्या कर सकते हैं, नया क्या करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। इसलिए इन सब चीजों के बारे में मेजर करना बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी और कितनी ग्रोथ की संभावना है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री में कितनी संभावना है, सर्विस सेक्टर में कितनी संभावना है, या कितना पहुंच चुका है, भाई किस पर हमें फोकस करना चाहिए, कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। नंबर 2, देश की वृद्धि और विकास। इसी से पता चलता है कि हमको कितना हम आगे बढ़ सकते हैं और कितनी हमको आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय तुलना भी होती है इसमें, इंटरनेशनल कंपैरिजन, भाई अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इनकी ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारी ग्रोथ कितनी है। इससे हमें अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, उसकी प्लानिंग करने का मौका मिलेगा, डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। इसी के माध्यम से हम पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं, नीतियों का निर्माण भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमको अपने अचीवमेंट्स नहीं पता, तुलना नहीं करेंगे, उनका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो हम आगे पॉलिसी कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि आर्थिक समृद्धि के मापन के तरीके क्या है। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ को मेजर करने के दो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं, एक है नेशनल इनकम को काउंट करें और दूसरा है पर कैपिटा इनकम को काउंट करें। इसके अलावा कुछ और भी हैं, एक है आपका आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात, ये भी है। और एक चौथा है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। किस देश की मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा है या किस देश की क्रय शक्ति कम है, उसके आधार पर भी हम ग्रोथ का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं, इनको केवल टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम पढ़ते हैं और ये एग्जाम में पूछने की संभावना बन जाती है कि आईकॉर क्या है और पीपीपी क्या है।
ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों अब अगला जो टॉपिक है हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।